आज हम लोग वेक्टर्स को ख़त्म कर लेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई वॉन्टेड टू शेयर वन वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वेक्टर्स। अब आप में से बहुतों ने वेक्टर्स करके रखा होगा पहले से, जो थोड़े पुराने स्टूडेंट हैं। जो नए फ्रेशर्स हैं उन्होंने प्रोबेबली वेक्टर्स नहीं करा होगा। आप अपने बुक में वेक्टर को देखेंगे तो कुछ थ्योरम्स जो है मैंने स्किप करे हुए हैं, पर ज़्यादातर जो उस तरह के थ्योरम्स है वो कोलिनियरिटी, नॉन कोलिनियरिटी, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, इस तरह के वेक्टर्स पे आधारित है, इस तरह के प्रॉपर्टीज़ पे आधारित है। अब उन प्रॉपर्टीज़ को मैंने क्यों छोड़ रखा है, वो इसलिए क्योंकि जब हम प्रॉब्लम्स वेक्टर्स का करना शुरू करेंगे ना, जो पहला प्रॉब्लम का क्लास होगा वेक्टर के, उसी क्लास में हम उन सारे थ्योरम्स को विथ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। उस तरह से वो थ्योरम्स आपके दिमाग के अंदर ज़्यादा अच्छे से घुसेगा, आपको याद रहेंगे वो सारे के सारे। इसीलिए मैंने उनको स्किप करके रखा। अब किस तरह के थ्योरम्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि एक तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपने देखा था, मैंने क्वेश्चन पूछा था, जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। x1 वेक्टर a प्लस y1 वेक्टर b इज इक्वल टू x2 वेक्टर a प्लस y2 वेक्टर b। अगर ऐसा है जहां की a और b वेयर वेक्टर a एंड वेक्टर b आर नॉन कोलिनियर, then x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2 होता है। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रॉपर्टीज, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इन प्रॉपर्टीज से प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, खास करके जेई एडवांस में। ठीक है, मेंस में भी ऐसा नहीं है, मतलब जेई एडवांस ज्यादा कह रहा हूं क्योंकि आप जेई एडवांस का प्रॉब्लम कर लेंगे तो डेफिनेटली मेंस का प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आप करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ थ्योरम्स जो है मैंने जानबूझ के स्किप करा है क्योंकि वो प्रॉब्लम्स के साथ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो 95% वेक्टर्स आपका खत्म हो गया है, 90% वेक्टर खत्म हो गया है। ये कुछ जो थ्योरम्स है वो प्रॉब्लम के क्लास में हम लोग कर लेंगे, तो वी आर नॉट गोइंग टू स्किप एनीथिंग, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो इसीलिए इन सबको मैंने अभी स्किप करके रखा है, और ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा है, आधे घंटे का क्लास है बस। चलिए तो शुरू करते हैं। तो हम पिछले क्लास के लास्ट में क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे थे, और क्रॉस प्रोडक्ट को हमने शुरू कर दिया था। अंत में हमने देखा था कि अगर इफ a1 इज अ वेक्टर विच इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, then and b is a vector which is equal similarly to b1i plus b2j plus b3k, then a1 क्रॉस, सॉरी ये में a और b है, a क्रॉस b इज इक्वल टू i j k a1 a2 a3 b1 b2 b3। इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट होता है। हमने क्रॉस प्रोडक्ट को देखा कि किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है किसी भी दो वेक्टर a और b का इस तरह से डिफाइन किया जाता है, ab sin थीटा u, वेयर u इज अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड टू a क्रॉस b, और जो a क्रॉस b का डायरेक्शन होता है दैट इज इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, a क्रॉस b के प्लेन के परपेंडिकुलर। और ये भी आपको बताया था कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसीलिए ये वाला यूनिट वेक्टर यहाँ पे लगाना पड़ता है। और उसी तरह डॉट प्रोडक्ट के बारे में हमने देखा था कि वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर नहीं होता, वो स्केलर होता है, इसीलिए उसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। नाउ अब ये चीज तो यहां पे आ गया। अब ये भी हमने देखा था कि किस तरह से जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसी भी दो वेक्टर का, वो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। मैंने बताया था ना आपको कि जब a क्रॉस b फाइंड करेंगे तो जो इस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होगा वो इस यूनिट वेक्टर की तरफ होगा, और ये यूनिट वेक्टर कहाँ होगा,
परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। जैसे ये एक प्लेन है मान लेते हैं, ठीक है, ये एक प्लेन है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, राइट। तो जो ए क्रॉस बी होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, एकदम परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यानी कि यहां पे मुझे इस तरह से दिखाना पड़ रहा है, ये है मेरा वेक्टर ए क्रॉस बी, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस यूनिट वेक्टर हेयर, ठीक है। और ये थीटा क्या है, ए और बी के बीच का जो एंगल होता है वही है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होता है। ये डायरेक्शन किस तरह है, इस तरह से, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। अब ये हमें पता है कि कोई भी जब दो वेक्टर किसी पॉइंट पे, दो नॉन कोलिनियर वेक्टर, याद रखिए जो पैरेलल ना हो, वो अगर उनको अपने एक दूसरे के एंड पॉइंट से मिलाया जाए तो डेफिनेटली एक प्लेन बनेगा। तो वही प्लेन ये बन रहा है और ये उस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। तो डायरेक्शन हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट का कहाँ होता है, किस तरफ होता है, जो क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उन दोनों वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे ए और बी वेक्टर है, तो जो ए क्रॉस बी है इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए, तो इतना हमने देख लिया था, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हाँ, मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि फिर जो मोमेंट का एक्सप्रेशन है वो भी क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, वो हम लोग कर लेंगे, चिंता मत करिए। प्रॉब्लम बनाएंगे तो कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना है वेक्टर का। वो जितना कुछ आपके मन में आ रहा है, जो आप टेक्स्ट में देख रहे होंगे कि ये चीज़, जैसा कि मैंने अभी क्लास शुरू करने के समय बताया, वो वाला वो छूट रहा है, वो छूट नहीं रहा है, उसको मैंने जानबूझ के छोड़ा है ताकि प्रॉब्लम के समय वो करें हम, ठीक है। तो कुछ भी छूटने नहीं वाला है, आपका वेक्टर 90% कंप्लीट है। जैसा कि मैंने कहा, जो 10% बचा है वो वही थ्योरम से आधे घंटे का क्लास, वो चाहूँ तो आज भी करवा सकता हूँ, कल भी करवा सकता हूँ, लेकिन नहीं, वो प्रॉब्लम के दिन करेंगे हम लोग। प्रॉब्लम भी करेंगे और वो सारे थ्योरम्स भी पढ़ेंगे, वैसे ज़्यादा आपको समझ में आएगा अच्छे से। चलिए, तो अब यहाँ से देखिए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, यू यूनिट वेक्टर, क्योंकि भाई ये तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को हमें तो दिखाना ही पड़ेगा। अब देखते हैं थोड़ा, अब जो है अगर थीटा इज इक्वल टू 0 हो, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 हो एंड ए एंड बी आर नॉट 0 वेक्टर्स, दैट इज 0 नहीं हो ए और बी के जो मैग्नीट्यूड्स हैं, तो इस केस में जब थीटा 0 होगा दैट मीन्स ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, थीटा की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 0, राइट। और 0 कब आएगा भाई, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये थीटा था, अब 0 ये एंगल हो जाएगा, दैट मीन्स ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ऑफ कोर्स डायरेक्शन नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, बट ये क्या हो जाएगा, हमारा दोनों पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हमें याद रखना होगा। चलिए, तो पैरेललिटी का जो दो वेक्टर पैरेलल है कि नहीं है वो हम क्रॉस प्रोडक्ट से भी जान सकते हैं। चलिए, हमने क्रॉस प्रोडक्ट का देख लिया था कि किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट में कौन कौन से अलजेब्रिक लॉ जो होते हैं एप्लीकेबल होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, वो हमने देखा था। हमने ये देखा था कि आई क्रॉस जे के तरफ होता है, क्योंकि हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या होता है, दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो आई क्रॉस जे
जब आई को हम 90 डिग्री जे की तरफ घुमाएंगे तो जो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा वो किस तरफ चला जाएगा, के की तरफ, इसीलिए इज इक्वल टू के। ठीक है, चलिए तो ये सब हमने ये सारा कुछ देख लिया था। उसी तरह आई क्रॉस आई 0, क्योंकि सेम वेक्टर है, एंगल दोनों के बीच में 0, दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। चलिए तो ये सब कुछ हमने देख लिया था टिपिकली। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। एक छोटा सा प्रॉब्लम देखिए, वेक्टर A इज इक्वल टू 2i माइनस 3j माइनस k एंड वेक्टर B इज इक्वल टू i प्लस 4j माइनस 2k। फाइंड वेक्टर A प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A माइनस वेक्टर B। कैसे फाइंड करिएगा आप? क्रॉस प्रोडक्ट तो यहां पे फाइंड करना है, लेकिन सबसे पहले हमें A और B का एडिशन फाइंड करना है। तो चलिए भाई पहले फाइंड कर लेते हैं A प्लस B। A कितना है, कुछ है तो नहीं इसमें, 2i माइनस 3j माइनस k प्लस i प्लस 4j माइनस 2k। कितना हो गया ये हमारा, 2i प्लस i 3i प्लस 4j माइनस 2k। ठीक है, 2i प्लस i 3i माइनस 3j प्लस 4j प्लस j माइनस k माइनस 2k माइनस 3k। ठीक है, उसी तरह वेक्टर A माइनस वेक्टर B करेंगे, 2i माइनस 3j माइनस k माइनस i माइनस 4j प्लस 2k। ये कितना हो गया, 2i माइनस i माइनस 3j माइनस 4j माइनस 7j माइनस k प्लस 2k प्लस k। देयरफॉर A क्रॉस B, A प्लस B क्रॉस A माइनस B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कुछ करना नहीं है, i j k। अब a1 a2 a3 यानी कि i j और k का कोफिशिएंट कितना है, 3 1, एक दूसरे के नीचे लिखना है, जो जिसके नीचे होगा। उसके बाद उसी तरह इसमें i माइनस 7 k। ठीक है, कैलकुलेट कर देंगे, आई करेंगे तो ये रॉ ये कॉलम बंद, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने k लिख दिया, यहाँ पे 1 लिखना है। ठीक है, k का कोफिशिएंट 1। चलिए तो ये हो गया 1 माइनस 21। अब हो गया माइनस j, ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस ऐसे करके डिटर्मिनेंट में आपको बता दिया था पिछले क्लास में। इस कॉलम इस रॉ को बंद, 3 और 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 प्लस 3, फिर प्लस वेक्टर k, इसको और इसको बंद, बचा कितना, माइनस 21 माइनस 1। 21 में से एक गया तो माइनस 20 i, 3 3 6 j, यहाँ पे माइनस 22 k। ये आपका आंसर हो गया, कुछ नहीं करना है। तो ये एक छोटा सा किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं, ये जस्ट सिंपल सॉल्यूशन ऑफ अ सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट, दैट्स इट। अब चलिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ते हैं, हम देखते हैं। पैरेललोग्राम का एरिया तो आप नॉर्मली निकालते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया होता है उसका बेस और इनटू उसका हाइट। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, हम देखेंगे कि किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का, जैसे कि हमारे पास वेक्टर A एंड B का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो हम देखेंगे कि एक ऐसा पैरेललोग्राम इस तरह का जिसका एक साइड A है एक साइड B है। ठीक है, मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B। ऑफ कोर्स अगर एक ऐसा पैरेललोग्राम है
जिसका एक साइड इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरा साइड इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है लेंथ, तो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो इस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। क्यों होगा ये अभी हम थोड़ी देर में देख लेंगे, बड़ा ही आसान सा चीज है ये एक प्रॉपर्टी है, एक थ्योरम है। एंड इसको एक प्रॉपर्टी के तौर पे लेना है हमें। चलिए इसको एक थ्योरम बना लेते हैं, एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं, एक क्वेश्चन की तरह ट्रीट करते हैं। थ्योरम, any parallelogram having sides the magnitudes of वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब साइड की बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स बराबर होते हैं, पैरेलल भी होते हैं, तो मैं एडजेसेंट साइड की बात कर रहा हूं। तो एनी पैरेललोग्राम हैविंग साइड्स द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी हैज इट्स एरिया इक्वल टू the magnitude of the cross product of vectors A and vector B। किसी भी पैरेललोग्राम जिसका कि साइड्स कोई दो वेक्टर A और B के मैग्नीट्यूड्स के बराबर होंगे, उस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा इन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। दैट इज एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। द इसलिए लगाया है मैंने ताकि ये एक पर्टिकुलर पैरेललोग्राम है। पर्टिकुलर से मेरा तात्पर्य ये है कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एडजेसेंट साइड्स का लेंथ a और b के मैग्नीट्यूड के बराबर है, इज इक्वल टू कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये बहुत ही आसान है इसको प्रूफ करना। चलिए देख लेते हैं इसका प्रूफ। जस्ट इमेजिन ए पैरेललोग्राम लाइक दिस। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये हो गया हमारा हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। नाउ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, या ऐसे लिख देते हैं हाइट h इनटू बेस मैग्नीट्यूड ऑफ b। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए कुछ ज़्यादा ही मैंने डिटेल में लिख दिया क्या, आप कंफ्यूज कर जाएंगे आगे। सिंपल लिखता हूं कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब हाइट को इधर लिख देता हूं मैं, ये इनटू का साइन है, ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। चलिए हाइट को इधर लिख देता हूं h इनटू, ये हो गया हमारा बेस। क्योंकि कहीं भी लिखे, हाइट इधर लिखे उधर लिखे, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव ही लेना है भाई, भले ही a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a क्यों ना होता हो, डजंट मैटर, वी जस्ट वांटेड द मैग्नीट्यूड। तो इसलिए तो मैंने हाइट को इधर लिख लिया और बेस यानी कि मैग्नीट्यूड को ऐसे लिख लिया। चलिए भाई, अब हाइट मान लेते हैं कि n कोई यूनिट वेक्टर है
जिसका डायरेक्शन h के तरफ है, जिधर हाइट है। अब ये तो आपको पता है कि किसी भी वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है उसको कैसे लिखते हैं, दैट इज प्रोजेक्शन। अब a का प्रोजेक्शन b के तरफ, अगर ये एंगल थीटा है a और b के बीच का, तो a का प्रोजेक्शन b के तरफ कितना होता है, a cos थीटा, राइट। अगर कोई वेक्टर u है जिसका डायरेक्शन वेक्टर b के तरफ है, तो इसी प्रोजेक्शन को हम लिख सकते हैं वेक्टर a डॉट u। ये हमने आपको बताया था, आपको याद भी होना चाहिए। चलिए, क्यों ऐसा होता है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आप लगा के देखिए, आपको पता चल जाएगा अगेन। चलिए, तो ये जो है, ये जो n है, दिस इज अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस हाइट। दैट मीन्स द प्रोजेक्शन ऑफ a along this height, this perpendicular direction is what, a sin थीटा। नहीं होगा, a sin थीटा उसका प्रोजेक्शन तो होगा ही। तो क्या हम h के जगह a sin थीटा लिख सकते हैं? अभी हमें वैसे इस वाले मेथड का काम नहीं है यहाँ पे, वो पैरेललोपाइप में जस्ट हमें काम लगेगा, बट मैंने आपको फिर बता दिया कि इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, ये b के तरफ का प्रोजेक्शन, और इसको हम a डॉट n लिख सकते हैं, क्योंकि ये n इस डायरेक्शन में है जिधर a का प्रोजेक्शन हाइट के तरफ है, इसलिए। तो ये बार बार मैं बताता हूँ ताकि याद रहे। चलिए, लाइट कट गया। a sin थीटा h के जगह, क्योंकि h के तरफ a का प्रोजेक्शन है, इनटू, इसको हम थोड़ा और अच्छे से इस तरह से मैग्नीट्यूड में डाल के लिख देते हैं, इनटू b का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे भाई a का मैग्नीट्यूड थोड़ा बड़ा कर दूं, a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। भाई ये सिंपली क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, दैट्स इट। तो आपने देखा कि किस तरह से पैरेललोग्राम का जो एरिया है क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को दर्शाता है, दैट्स इट। उसी तरह अगर हम यहाँ से ये डायगोनल ड्रॉ कर देंगे तो हम देख पाएंगे कि किसी भी ट्राइंगल जिसके दो एडजेसेंट साइड्स वेक्टर्स a और b हैं, उन जैसे ट्राइंगल का क्या होगा, एरिया। पैरेललोग्राम का ये है तो ट्राइंगल इसी का आधा, क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम दो इक्वल ट्राइंगल को बांटता है, तो ट्राइंगल का जो एरिया हो जाएगा वो हाफ इंटू a क्रॉस b, पैरेललोग्राम का आधा, दैट्स इट। तो ये भी याद रख लीजिएगा आप। इसी थ्योरम के जगह, पैरेललोग्राम के जगह ट्राइंगल लगा देना है, ठीक है, और उसमें एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू a क्रॉस b। इसको करके टाइम क्यों वेस्ट करना, आपको यह फॉर्मूला मैंने बता दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग साइड्स वेक्टर a and वेक्टर b, where b is the base of that triangle, is half into a क्रॉस b। चलिए, तो ये ट्राइंगल का एरिया, ये पैरेललोग्राम का एरिया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अब प्रॉब्लम वगैरह होगा। याद रखना है इसको, ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल है हैविंग साइड्स, एडजेसेंट साइड्स, वेक्टर्स a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड, जहां की वेक्टर b हमने बेस के तौर पे लिया है उस ट्राइंगल का, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स ऑलवेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक प्रॉब्लम बनाते हैं जो कि लगभग वेक्टर्स में पूछ दिया जाता है, छोटा सा है। Determine
determine a unit vector perpendicular to the plane of vector A, which is equal to 2i minus 6j minus 3k, and vector B is equal to 4i plus 3j minus k. कह रहा है कि डिटरमाइन ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। जब भी ऐसा प्रॉब्लम पूछे कि किसी यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन पूछ रहा है, दो वेक्टर दिया हुआ है, तो यू हैव टू अप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट, दैट्स इट। सपोज n is a unit vector perpendicular to the plane of vector A and vector B। अब भाई वेक्टर A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर कौन से वेक्टर का डायरेक्शन होता है? इसके क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन किधर होता है? A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर, और n उसी डायरेक्शन में है, एंड n इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर, एंड द प्रॉब्लम आस्क्स अस टू फाइंड दैट यूनिट वेक्टर, दैट्स इट। देयरफॉर वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू A B sin थीटा n। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। नाउ perpendicular to this plane। चलिए भाई, n is equal to वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B by A B sin थीटा। इतना तो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, यही फॉर्मूला आ गया, और यही फॉर्मूला अप्लाई करके आपको इस यूनिट वेक्टर को निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए? वेक्टर ए तो हमारे पास अवेलेबल है, वेक्टर बी भी है। जब वेक्टर ए और बी दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना रेस्पेक्टिवली, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। साइन थीटा हमें निकालना है, दैट्स इट। साइन थीटा भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देख लेते हैं भाई। सबसे पहले तो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी कितना होगा हमारा, देख लेते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के 2 माइनस 6 माइनस 3, फिर यहाँ 4 3 माइनस 1, कितना हो गया? आई 6 प्लस 9 माइनस जे माइनस 2 प्लस 12 प्लस के 6 प्लस 24 9 6 15 आई माइनस 10 जे प्लस 30 के। ए क्रॉस बी आ गया। अब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड क्या हम फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं भाई। चलिए भाई, ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 9 4 13 और 36 49, यानी कि 7। बी का मैग्नीट्यूड उसी तरह 16 प्लस 9 प्लस 1, यानी कि 16 और 10 26। ठीक है, ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 26। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए भाई, एक चीज और, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? सिर्फ साइन थीटा अगर यहां से निकालें हम,
साइन थीटा, सिर्फ साइन थीटा कैसे निकालेंगे, देख लीजिए कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहीं पे कई बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं, उनको यही नहीं पता चलता कि इसको कैसे निकालें। कुछ नहीं करना है, सब कुछ आपने मैग्नीट्यूड वगैरह फाइंड कर लिया। अब ये बताइए कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड यानी कि इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लेंगे, कुछ नहीं करना है इसके मैग्नीट्यूड में। चलिए इसको निकाल लेते हैं। 15 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर 225 प्लस 100 प्लस 900 कितना आ गया हमारा 5 2 9 1 10 10 2 12 1225 35 का होना चाहिए 35। ये आ गया हमारा कितना 35 बाई ए कितना है 7√26, क्योंकि b 26 है, स्क्वायर रूट ऑफ 26। अब देख लीजिए 16 प्लस 9 और प्लस 1, 16 और 9 1 10 26, तो वही 26 है यहाँ पे। ए का मैग्नीट्यूड 7, हमारा साइन थीटा कितना आ गया 35/7√26। तो हमने साइन थीटा को फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सबसे पहले a क्रॉस b 15i माइनस 10j प्लस 30k डिवाइडेड बाई ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा, अच्छा एक चीज देखिए, ए बी साइन थीटा, अब इतना कुछ हमने निकाला, हमने कितना बहुत कुछ यहाँ पे निकाला, अभी साइन थीटा निकाला, सब कुछ निकाला, और एक्चुअली में यही आप करेंगे। आप क्या करेंगे, इसी चीज को अप्लाई करेंगे हर जगह। ए बी साइन थीटा यहां ध्यान से देखेंगे तो क्या है, यहां देखिए जस्ट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो हमें इस साइन थीटा को स्पेशली निकालने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, तो इस चीज को आपको याद रखना है। आपको बस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड याद है तो कुछ नहीं निकालना है। जब भी यूनिट वेक्टर पूछे इस तरह के सिचुएशन में जहां ए क्रॉस प्रोडक्ट का सहारा लेके आप यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, उन दोनों गिवन वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर जैसा कि यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आपको ना ही ए का मैग्नीट्यूड चाहिए ना ही बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। व्हाट यू वांट इज जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट, दैट्स इट। आपको इसी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड चाहिए। और ऐसा क्यों, बहुत किताब में, ज्यादातर किताबों में, ध्यान दीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, इसीलिए मैंने बिना मतलब का इसमें इतना टाइम लिया है, बिना मतलब के चीज को यहाँ पे कैलकुलेट किया है। कारण समझिए कि क्यों ऐसा हुआ है, क्यों मैंने ऐसा किया है। अब बहुत सारे किताब में इसी तरह से फॉर्मूला दिया होता है, बट आपको याद है यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो किसी भी वेक्टर को, चाहे वो कोई भी वेक्टर हो, मान लेते हैं वेक्टर x है, इस वेक्टर x को हम क्या इस तरह से नहीं लिखते हैं, x इंटू अ यूनिट वेक्टर u, जहां की u कौन सा यूनिट वेक्टर है, ऐसा यूनिट वेक्टर जिसका डायरेक्शन इस वेक्टर की तरफ है, इसी तरह लिखते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x बाई मैग्नीट्यूड ऑफ x। अब ध्यान दीजिए, हमें यूनिट वेक्टर पूछा जा रहा है जो कि a क्रॉस b के परपेंडिकुलर है। मतलब a क्रॉस b का डायरेक्शन किधर होता है, परपेंडिकुलर ही तो होता है a और b के प्लेन में, यूनिट वेक्टर का भी डायरेक्शन होता है। तो ये जो यूनिट वेक्टर होगा ये क्या होगा, a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। इसी फॉर्मूला के तहत नहीं होगा,
तो बस आपको यही फॉर्मूला तो याद रखना है, दैट्स इट। तो इतना कुछ नहीं याद रखना है आपको, ये जो मैंने निकाला है यही बताने के लिए। अब आपके दिमाग में हमेशा ये चीज याद रहेगा कि इतना कुछ नहीं निकालना है हमें, बस इसको हम A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B लिख सकते हैं, दैट्स इट। क्या हो गया हमारा, यहां से हमारा क्या हो गया, सिंपल सी चीज है, यहां से हमारा हो गया A क्रॉस B जो कि ये आया हुआ है 15i माइनस 10j प्लस 30k डिवाइडेड बाई A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कितना है हमने यहां पे निकाल लिया है 35। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 15/35i माइनस 10/35j प्लस 30/35k, इसी को और छोटा करके 7, 5 से 3, 7, 6, 5/7i माइनस 2/7j प्लस 6/7k आंसर। दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, यही आपका रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर हो गया जो कि A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए आपको सिर्फ जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट और इसी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, दैट्स इट। आपको इस फॉर्मूला को इस तरह से हमेशा देखना है, इस तरह से। ठीक है, ऑब्वियसली जब एंगल पूछेगा तो इस एंगल का काम लगेगा, लेकिन वहां पे आपसे एंगल पूछा जाएगा, यहां पे बस यूनिट वेक्टर पूछा जा रहा है, बाकी सब कुछ दिया हुआ है। तो बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसीलिए मैंने जानबूझ के सारा कुछ कैलकुलेट किया बिना कुछ बोले आपको। ठीक है, तो ये सब कुछ नहीं करना है, इतना तमाशा ही नहीं करना है आपको। यहां पे ये पता है, अब A और B का हमने मैग्नीट्यूड निकाला, उसका काम हुआ, इसका काम आया। A और B का मैग्नीट्यूड कहीं निकाला था हमने, शायद मिटा दिया। A का मैग्नीट्यूड, हाँ A और B का मैग्नीट्यूड यहाँ पे, इसका कोई काम ही नहीं है हमें। साइन थीटा हमने यहाँ पे निकाला, इसका कोई काम नहीं है, हमें काम सिर्फ इस चीज का है, दैट्स इट। चलिए, तो इस तरह से हम निकालते हैं। तो हमेशा जब भी पूछे तो आपको क्या करना है, इसको आई होप आपने लिख लिया होगा। चलिए, तो जब भी ये प्रॉब्लम पूछे तो बस आपको क्या करना है, कुछ ज्यादा नहीं, एक चीज याद रखना है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू A क्रॉस B मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, दैट्स इट। हो गया, यही फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर निकालने का इन द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू A क्रॉस A एंड B, क्योंकि वही प्लेन वही परपेंडिकुलर तो डायरेक्शन होता है ना इस क्रॉस प्रोडक्ट का, इसीलिए। चलिए, और एक और कारण था कि इस डेफिनेशन को आपको याद दिलाना था। ये बहुत जरूरी चीज है, ये छोटी छोटी चीजें बस जरूरी है, आपको याद रखना चाहिए। चलिए, तो ये है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट आई होप आप समझ गए होंगे, इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मीनिंग समझ गए होंगे आप, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आपको नहीं हुई होगी। अब चलिए हम वेक्टर के एक स्पेशल केस में चलते हैं जिसका नाम है ट्रिपल प्रोडक्ट्स। जब तीन वेक्टर्स को डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या मिलता है हमें, चलिए देखते हैं। चलिए भाई, ट्रिपल प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले इसमें आता है
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर हमें पढ़ना है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 vectors A, B and C is defined as A dot B cross C। इसको हम it is also called box product because it is represented by the, चाहे इस तरह, by box of A, B, C। इस तरह भी इस वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या बॉक्स प्रोडक्ट मतलब कि ए का डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस सी के साथ। अब एक चीज यहां पे समझने वाली है, सबसे पहले अगर आपको डॉट प्रोडक्ट याद है तो आपको वहां से एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देखने को मिलेगी, और वो ये है कि डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, राइट। अब ये बी क्रॉस सी तो वेक्टर हो जाएगा, बी क्रॉस सी वेक्टर क्वांटिटी होगा, लेकिन इस क्रॉस प्रोडक्ट को जब हम ए के साथ डॉट प्रोडक्ट के साथ ए डॉट दिस वेक्टर करेंगे तो वो हमारा स्केलर हो जाएगा। दैट मीन्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज द नेम बिकॉज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये होता है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आपको बेसिक डॉट प्रोडक्ट पता है, बेसिक क्रॉस प्रोडक्ट पता है, तो आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी। इसका ऑब्वियसली फॉर्मूला होता है और हम उसके बारे में अभी देखेंगे। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में हम देख लें थोड़ा, कि अगर अभी सबसे पहले इसका कुछ एक इंपॉर्टेंट, इसका जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। चलिए if vector A is equal to a1i plus b1j a2j plus a3k b is equal to b1i plus b2j plus b3k and vector C is equal to c1i plus c2j plus c3k, then A dot B cross C is equal to A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 डिटर्मिनेंट है। तो कोई भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिन वेक्टर्स को अगर इस तरह से दिया हुआ है तो आप उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आराम से इस तरह से डिटर्मिनेंट के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ये ऑब्वियस रिजल्ट है, इसको प्रूफ करने की क्या जरूरत है, आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले बी और सी का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, उसके बाद ए के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के देखिए, आपको इतना ही मिलेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला।
अब जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, सबसे पहले तो एक प्रॉपर्टी हम बहुत इंपॉर्टेंट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए समझ लेते हैं। देखिए, इसको याद है आपको, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। चलिए, एक जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है, सपोज वेक्टर A इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, वेक्टर B इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k एंड वेक्टर C इज इक्वल टू c1i प्लस c2j प्लस c3k। ठीक है, देन A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब जब भी हम डिटर्मिनेंट को चेंज करते हैं, डिटर्मिनेंट के किन्हीं दो रॉज को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट का जो साइन है वो बदल जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। और वही नियम लगा के हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो हमारा रिजल्ट है ये वैलिड होता है। ठीक है, तो लिखिए, वी नो दैट फ्रॉम डिटर्मिनेंट दैट द साइन ऑफ A determinant changes when any two rows interchange their positions। जब दो रोज पोजीशंस को इंटरचेंज करते हैं तो जो डिटर्मिनेंट है वो क्या करता है? अपना साइन चेंज कर देता है। तो हम यहां से देखेंगे कि अगर दो रॉज को चेंज कर दें हम, तो हो जाएगा B1 B2 B3, फिर इस रॉ को इससे बदल दिया, इस रॉ को इससे बदल दिया, A1 A2 A3, फिर C1 C2 C3। मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे B डॉट C क्रॉस A लिखना होगा तो कैसे हम लिख सकते हैं इसको? जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का बेसिक डेफिनेशन होता है उससे हम क्या लिख सकते हैं? B1 B2 B3 C1 C2 C3 और A1 A2 A3, ऐसे ही तो लिख सकते हैं ना। अगर हम अब क्या करें कि फिर से इसका पोजीशन और इसका पोजीशन इंटरचेंज कर दें, इस रॉ का और इस रॉ का, तो ये साइन अब फिर प्लस में बदल जाएगा, माइनस इंटू माइनस एक और, माइनस इंटू एक और माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ऑब्वियस है। तो B1 B2 B3 C1 C2 C3 एंड A1 A2 A3।
ये क्या हो गया आपका B डॉट C क्रॉस A। सिमिलरली A डॉट B क्रॉस C को हम सिमिलरली रॉ को चेंज कर करके देख लीजिए क्या है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, यही तो है हमारा मेन डेफिनेशन। अब B डॉट C क्रॉस A तो प्रूफ हो गया, इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इस नीचे वाले रॉ को ऊपर वाले रॉ से इंटरचेंज कर देते हैं, तो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ C1 C2 C3, फिर इसको यहीं रहने देते हैं B3 और ये नीचे चला जाएगा A1 A2 A3 इज इक्वल टू, अब क्या करते हैं सेकेंड रो और थर्ड रो को चेंज कर लेते हैं, दैट्स इट। तो ये हमारा आ जाएगा C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये क्या हो गया हमारा, ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया हमारा C डॉट A क्रॉस B, नहीं हो गया, फॉर्मूला देखिए ये होता है, तो वो इसका फॉर्मूला हो गया, इसीलिए ये तीनों बराबर होंगे। हेंस देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं, पैरेलेलोपाइप्ड, ऐसा शेप जो कि 6 पैरेलेलोग्राम से मिलके बना होता है, 3D शेप है ऑब्वियसली। अब हम देखेंगे जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन पैरेलेलोपाइप के वॉल्यूम को निकालने में किया जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। लिख लिया होगा आपने, चलिए ये एक प्रॉपर्टी है, याद रखना है आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये वेक्टर A है, ये है हमारा वेक्टर C और ये है हमारा वेक्टर B। ऑब्वियसली B और C इस नीचे वाले पैरेलेलोग्राम का क्या है, इस पूरे फिगर को P Q R S T U V, इसको K मान लेते हैं, ठीक है, या इसको O मान लेते हैं, चलिए ठीक है। अब इस पैरेललोग्राम को पहले ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो इस पैरेललोग्राम पे ये एक H है, हाइट है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस पैरेललोग्राम पे। लेट n बी ए यूनिट वेक्टर इन द direction of H up
अपवर्ड मतलब इस तरह से ऊपर के तरफ, ठीक है। H परपेंडिकुलर है, ध्यान दीजिए H क्या है, परपेंडिकुलर है इस पैरेललोग्राम के सरफेस के किसी पॉइंट पे। ये पॉइंट मान लेते हैं मेरा पॉइंट C है, लेकिन इसको C मत मानिए क्योंकि C यहाँ वेक्टर है। इस पॉइंट को मान लेते हैं हमारा पॉइंट L मान लेते हैं। चलिए इस पॉइंट को हमने स्मॉल l मान लिया। अब हमने H परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ H परपेंडिकुलर टू द perpendicular to the plane of the parallelogram PQRO at L। L पे परपेंडिकुलर किसी पॉइंट L पे जो कि इस पैरेललोग्राम के प्लेन पे यानी कि सरफेस पे है, उस पे हमने ये H ड्रॉ किया। H एकदम यहां से इस पॉइंट V से हमने ड्रॉ किया। अब भाई N जो है यूनिट वेक्टर है इस डायरेक्शन में, H के डायरेक्शन में। क्लियरली प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A along H कर देते हैं, ठीक है। H इज इक्वल टू A डॉट N। ये तो आपको याद करना होगा, डॉट प्रोडक्ट से कर लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था आपको। ये प्रोजेक्शन हो गया। नाउ वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, या फिर ऐसे कर लीजिए हाइट इनटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRO। एक्चुअली किसी भी कोई भी पैरेललोग्राम का एरिया हम ले सकते हैं, लेकिन हम यही पैरेललोग्राम का एरिया लेते हैं नीचे वाले का, ठीक है। तो इस पैरेलल कोई एक का एरिया और हाइट, जो भी हाइट है इसका, हाइट h है, पूरा हाइट कितना है इसका h है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम PQRO, यानी कि ये पैरेललोग्राम हमने ले लिया, देख सकते हैं आप, हाइट यानी कि h, ठीक है, हाइट यानी कि h। और h किसके बराबर होगा भाई, h जो होगा वो सिंपली A डॉट N के बराबर नहीं होगा, क्योंकि A का प्रोजेक्शन H के तरफ क्या होगा भाई, A का प्रोजेक्शन H के तरफ यही तो होगा, वही तो इस H का वैल्यू भी होगा ना, नहीं होगा। चलिए थोड़ा सा आपको प्रोजेक्शन एक बार, ये कोई वेक्टर है, ये थीटा एंगल है, इसका y की तरफ प्रोजेक्शन क्या बनाते हैं आप, a साइन थीटा नहीं बनाते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो h है, ये जो हाइट है, यही तो a साइन थीटा आता है। इसी को हम लिख सकते हैं a डॉट n, जहां की n जो है इस डायरेक्शन की तरफ यूनिट वेक्टर है। तो घूम फिर के इतना ही तो आएगा ना, a मैग्नीट्यूड a का, n का मैग्नीट्यूड 1 और साइन थीटा, a साइन थीटा, इसीलिए इसको हम h को a डॉट n लिख सकते हैं। तो हाइट कितना हो जाएगा, हाइट कितना हो जाएगा हमारा, पहले हाइट है इसके बाद लिख लेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है हमारा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, B क्रॉस C भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस C नहीं है एरिया, साइड B और C है। अभी तो हमने पढ़ा कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड पैरेललोग्राम का एरिया होता है, दैट्स इट। A कितना हो जाएगा, A यूनिट वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर n मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस C। इसको ऐसे लिख सकते हैं, A डॉट यूनिट वेक्टर को इधर ले जाके B क्रॉस C
और n को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी तो n मल्टीप्लाई हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत होगा नहीं, इसको यहाँ ले जाके कर देंगे, बाहर निकल के फिर a डॉट n ही होना है इसको, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो वेक्टर a डॉट, अब याद करिए कि किसी भी वेक्टर a को कैसे लिखते थे, उसका मैग्नीट्यूड और कोई यूनिट वेक्टर जो कि इस वेक्टर के डायरेक्टेड में था, डायरेक्शन में था। तो यहाँ पे भी ये मैग्नीट्यूड b क्रॉस c एक वेक्टर है, b क्रॉस c एक वेक्टर है क्रॉस प्रोडक्ट, और ये एक वेक्टर n जो कि b क्रॉस c के डायरेक्शन में है, और b क्रॉस c का डायरेक्शन कहाँ होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि यही परपेंडिकुलर तो इसका डायरेक्शन है, और n इधर ही तो है, तो इसको हम लिख सकते हैं b क्रॉस c, जस्ट वेक्टर के फॉर्म में मैग्नीट्यूड हटा के, तो a क्रॉस b क्रॉस c। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो पैरेलल पाइप का वॉल्यूम है, जो पैरेलल पाइप का वॉल्यूम है वो कितना है हमारा, a डॉट b क्रॉस c। इस पैरेलल पाइप का जो साइड्स हैं, एजेस हैं, वो कितने हैं, a के मैग्नीट्यूड के बराबर, b के मैग्नीट्यूड के बराबर और c के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो ऐसे पैरेलल पाइप का जो वॉल्यूम होगा, जिसका एज का जो लेंथ होगा वो a, b और c वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, उसका वॉल्यूम इस स्केलर प्रोडक्ट के बराबर होता है। याद करिए, स्केलर प्रोडक्ट इज अल्टीमेटली अ स्केलर क्वांटिटी, और वॉल्यूम तो स्केलर ही होगा। एक चीज और, अगर ये राइट हैंडेड सिस्टम नहीं होगा, मतलब राइट हैंडेड सिस्टम नहीं है, तो जब हम b को c की तरफ घुमाएंगे, ठीक है, b को c की तरफ घुमाएंगे, अगर राइट हैंडेड सिस्टम नहीं होगा, तो ये जो हाइट है, ये जो n जो हमारा ऊपर के तरफ इस तरफ डायरेक्टेड था, n किधर डायरेक्टेड हो जाएगा, नीचे के तरफ, नीचे के तरफ। उस केस में इसके साथ एक नेगेटिव साइन लगेगा, दैट इज उस केस में जो a डॉट n होगा, यानी कि a का प्रोजेक्शन h के तरफ जो होगा वो इस प्लेन के नीचे के तरफ होगा, एकदम परपेंडिकुलर नीचे के तरफ, तो ये नेगेटिव होगा। इसीलिए अगर ये राइट हैंडेड सिस्टम नहीं होगा तो इस पूरे पैरेलल पाइप के वॉल्यूम को मैग्नीट्यूड के अंदर दिखाते हैं, अगर राइट हैंडेड सिस्टम नहीं होगा तो। हमेशा चूंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम पॉजिटिव होता है, तो वॉल्यूम को मैग्नीट्यूड के अंदर दिखाना है हमें। ठीक है, चलिए याद रखना है, मैग्नीट्यूड हटा देता हूं ताकि आपको पता रहे कि ये एक डॉट प्रोडक्ट है, ये एक स्केलर है। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है साइन अकॉर्डिंग एज द पर्टिकुलर सिस्टम इज राइट हैंडेड और नॉट। अगर राइट हैंडेड नहीं होगा तो भाई स्क्रू को जैसे ही हम राइट हैंड में घुमाएंगे तो वो नीचे की तरफ चला जाएगा, ऊपर की तरफ जाने के बजाय। राइट हैंड सिस्टम तभी तो नहीं होगा ना वो, इसलिए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछिएगा, ठीक है। ये सब इमेजिनेशन का चीज है थोड़ा सा, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर राइट हैंडेड सिस्टम नहीं होगा, अब b क्रॉस c, b को c की तरफ हम घुमा रहे हैं, b को c की तरफ घुमाएंगे इस तरह, तो स्क्रू हमारा ऊपर की तरफ आएगा। अब मान लीजिए इसको राइट हैंडेड सिस्टम नहीं होगा, c को b की तरफ, c क्रॉस b मान लीजिए ले लेंगे, तो उस केस में ऐसे घुमाएंगे, नीचे की तरफ चला जाएगा ना। इसीलिए कह रहा हूं कि जब नीचे की तरफ जाएगा तो इसका जो डायरेक्शन होगा अब नीचे की तरफ, जब नीचे की तरफ ये परपेंडिकुलर, ये जो n है इसका डायरेक्शन जब नीचे की तरफ चला जाएगा तो a का प्रोजेक्शन भी तो उधर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमने पॉजिटिव ऊपर लिया है, नीचे उसके जस्ट नेगेटिव होगा, एक डायरेक्शन तो नेगेटिव होगा, इसीलिए। ठीक है, इसीलिए जब राइट हैंडेड सिस्टम नहीं होगा तो ये नेगेटिव हो जाता है। दैट इज, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि लेस देन 0 इफ द सिस्टम इज नॉट राइट हैंडेड, अदरवाइज ये पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, और नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव साइन आपको हटा देना है, वो अपने आप प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आ जाएगा। जब हम प्रॉब्लम बनाएंगे तो ये आप नेगेटिव पॉजिटिव समझ जाएंगे। अभी आप इतना याद रखिए, इतना यहां से समझिए कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो किसी पैरेलल पाइप का
वॉल्यूम होता है जिस पैरेललोपाइड के एजेस का लेंथ जो है इन गिवन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के लेंथ के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। टेट्राहेड्रन एक शेप होता है, उसके बारे में भी देख लेंगे। उसका जो पहले इसको कर लीजिए, उसके बाद टेट्राहेड्रन भी हम देख लेंगे। पहले इसको देख लीजिए। ये सारा का सारा कुछ आपको प्रॉब्लम बनाते समय समझ में आएगा, ठीक है, उससे पहले अच्छे से नहीं समझ में आएगा। पहले इसको देखिए ध्यान से। थोड़ा बहुत कुछ और है, इसको आज ही खत्म करेंगे। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं अभी, और उसके बाद मैं फिर इसको खत्म कर दूंगा। आज ये सारा कुछ हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। इसको पहले आप देख लीजिए एंड मैं थोड़ा छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, कुछ मुझे काम है, तो फिर इस क्लास को यहीं से कंटिन्यू करके इसी में ऐड कर दूंगा, ठीक है। अभी लगभग 7:45 हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि 9 बजे तक या 9:15 9:30 तक इस लेक्चर को मैं लॉन्च कर दूं। चलिए, तो 5 मिनट का मैं थोड़ा ब्रेक ले लूं, फिर इस क्लास को ख़त्म करते हैं, राइट। थैंक यू। ओके, चलिए, तो हमने देखा कि जो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है A डॉट B क्रॉस C, ये इस पैरेललोपाइड का वॉल्यूम को दिखाता है हमें। दैट इज दिस स्केलर प्रोडक्ट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेललोपाइड। और हमने ये भी देखा कि अगर वेक्टर्स A, B एंड C डू नॉट फॉर्म अ राइट हैंडेड सिस्टम, तो उस केस में क्या होगा, A डॉट यूनिट वेक्टर n, जो A का प्रोजेक्शन है इस तरफ, वो क्या होगा, हमेशा लेस देन 0 हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। राइट हैंडेड सिस्टम का क्या मतलब है, मान लीजिए एक इस तरह का कोई सिस्टम है आपके पास, इस तरह का मान लीजिए कि कोई सिस्टम है आपके पास, ये है A, ये है B और ये है वेक्टर C। राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब अगर A को B की तरफ घुमाए तो हमारा डायरेक्शन C की तरफ चला जाए, उसी तरफ B को C की तरफ घुमाए तो A की तरफ चला जाए। ये हमारा राइट हैंडेड सिस्टम होता है। बट अगर राइट हैंडेड सिस्टम नहीं हो तो जो डायरेक्शन होगा, जैसे A को B की तरफ घुमाएंगे तो C के अपोजिट डायरेक्शन चला जाएगा, क्योंकि राइट हैंडेड सिस्टम ये नहीं है। उस केस में क्या होगा कि ये यूनिट वेक्टर जो होगा, जो C के तरफ होगा, अब वो C के अपोजिट होगा, तो लेस देन 0 नेगेटिव होगा। और नेगेटिव होने के कारण ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये क्या हो गया, आपका नेगेटिव। और उस केस में जो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड होगा, ये जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ A डॉट B क्रॉस C, B क्रॉस C। बट वॉल्यूम कांट बी नेगेटिव, इसीलिए हमेशा इसका मैग्नीट्यूड लिया जाता है, या राइट हैंडेड सिस्टम हो या नहीं हो, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक और चीज को हमें बड़ी आसानी से बताता है, और उसको हम इस वॉल्यूम को देख के समझ सकते हैं। अगर कोई भी तीन वेक्टर्स A, B और C कोप्लेनर है या नहीं है, ये हम बड़ी आसानी से इसको देख के बता सकते हैं, इस फॉर्मूला को, इस स्केलर प्रोडक्ट को देख के। चलिए, इसको पहले आप लिख लीजिए, आई होप आपने लिख लिया होगा, उसके बाद हम उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से अगर A वेक्टर B और वेक्टर C कोप्लेनर है या नहीं है, ये पैरेललोपाइड हमें बता सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इस पैरेललोपाइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है B क्रॉस C, राइट, यही होता है। अब कोप्लेनर का क्या मतलब है, कोप्लेनर का मतलब कि एक ही प्लेन पे लाई करे।
जब एक ही प्लेन पे ये तीनों वेक्टर्स लाई करेंगे दैट मीन्स ये हाइट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब एक प्लेन मतलब यही एक प्लेन सरफेस ही रह जाएगा तो हाइट खत्म। अगर हाइट खत्म तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0। दैट मीन्स A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू 0। So if the scalar product of three vectors A, B and C like A dot B cross C is equal to 0, then that means A, B and C are coplanar, otherwise they are not coplanar। तो तीन वेक्टर्स A, B और C कोप्लेनर हैं या नहीं है वो भी ये स्केलर प्रोडक्ट हमें बताता है। और इसका कारण आप यहां से देख सकते हैं, वॉल्यूम 0 हो जाएगा पैरेललोपाइप का। अगर एक ही प्लेन में है तो सारा वेक्टर तो एक ही प्लेन में, हाइट खत्म, वॉल्यूम। अब हाइट ही नहीं है, फ्लैट सरफेस हो गया, एक प्लेन, सिंगल प्लेन, तो फ्लैट सरफेस हो गया तो कहाँ का अब वॉल्यूम और काहे का एक और डायमेंशन, और वॉल्यूम ही 0 हो गया हमारा। तो ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। कोप्लेनर का क्या मतलब है, एक ही प्लेन पे लाई करता हुआ लाइन या पॉइंट या वेक्टर्स। यहां पे वेक्टर के केस में हम बात करें तो ये तीनों के तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, दैट मीन्स ये कोप्लेनर हैं। और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, दैट मीन्स ये तीनों नॉन कोप्लेनर है। तो कभी कभी आपसे प्रॉब्लम ऐसा भी, इस तरह का भी घुमा दिया जाएगा कि वॉल्यूम दिया रहेगा ऐसे और इसको नॉट इक्वल टू 0 दिया रहेगा। प्रॉब्लम बनाएंगे तो ये सारा कुछ देखेंगे हम वहां पे, इस तरह के कंडीशंस बहुत सारे आएंगे। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि ये समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि ये तीनों नॉन कोप्लेनर है, और नॉन कोप्लेनर है तभी तो भाई पैरेललोपाइप का वॉल्यूम बना हुआ है, अदरवाइज वॉल्यूम रहता ही नहीं। तो इसी से हम ये भी समझ सकते हैं। सो एनी 3 वेक्टर्स A, B and C are coplanar if A dot B cross C is equal to 0. That is their scalar triple product is equal to 0. चलिए, यही होता है हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन का हम देखेंगे कि किसी टेट्राहेड्रन का जिसके 3 गो अपर एज का जो साइड लेंथ होता है वो होता है A, B और वेक्टर C का मैग्नीट्यूड, उसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन 1/6 इनटू द बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C। या इसी तरह भी लिख सकते हैं A डॉट B क्रॉस C। लेकिन इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब प्रॉब्लम बनाएंगे, क्योंकि वहीं पे इसका ज़्यादा काम आएगा। लेकिन याद रख लीजिएगा, ठीक है, वहाँ पे हम इसको प्रूफ भी कर देंगे। ठीक है, टेट्राहेड्रन एक ऐसा फेस है। अब टेट्राहेड्रन में बहुत सारे शेप होते हैं। टेट्राहेड्रन को हम ट्राइंगुलर पिरामिड भी कहते हैं, जिसका बेस ट्राइंगुलर होता है और 3 फेसेस होते हैं जैसे पिरामिड में होते हैं, और वो तीनों फेसेस अगर रेगुलर हो, इक्विलेटरल हो सारे के सारे ट्राइंगल्स, तो वो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन होता है। अदरवाइज दूसरे तरह के टेट्राहेड्रॉन होते हैं, तो उनको हम बाद में समझेंगे जब प्रॉब्लम्स बनाएंगे। तो इसीलिए मैं बस आपको बता दे रहा हूँ कि ये वॉल्यूम होता है टेट्राहेड्रॉन का, जिसका अपर तीनों एज लेंथ जो होते हैं वो वेक्टर A, B और C के मैग्नीट्यूड के बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए, तो कुछ चीज़ें डेफिनेटली मैंने स्किप करा हुआ है जो कि प्रॉब्लम बनाते टाइम हम ज़्यादा समझ में आएगा हमें, इसीलिए वो ज़्यादा मैं लेंदी नहीं कर रहा हूँ आपके लिए। लेकिन याद रखिए कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, दैट्स फॉर श्योर, ये मान के चलिए, क्योंकि हम प्रॉब्लम करेंगे तो डेफिनेटली सब कुछ आएगा हमारे सामने और उस समय हम सब कुछ डिस्कस भी करेंगे। तो उस तरह से हमें ज़्यादा अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा, रादर दैन कि हम सारे फॉर्मूलाज को एकदम रटते गए ऐसे, फिर आपके दिमाग में कुछ याद ही नहीं रह जाएगा। तो जो बेसिक्स है उसको याद रखिए, उन बेसिक्स को लेके प्रॉब्लम्स को बनाइए। जैसे ही आप प्रॉब्लम बनाएंगे ना तो आपको और तरह तरह के थ्योरम्स फॉर्मूला अपने आप आपके दिमाग में आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देख लेते हैं। ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, आसान है, बस डेफिनेशन है छोटा सा। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट पता है तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी पता होगा, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ही एक तरह से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। देखिए
वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 vectors A, B and C is defined as A cross B cross C। अब देखिए, जो हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ रहे थे या बॉक्स प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है, या फिर A B C, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कई बार। इसका रीजन मैं आगे आपको बताऊंगा प्रॉब्लम जब हम करेंगे तो। डेफिनेटली हमने प्रॉब्लम अभी भी किया है, लेकिन ये सारे के सारे आपको समझाने के लिए छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। तो जब मैं प्रॉब्लम्स कह रहा हूं, दैट मीन्स जिस लेवल के प्रॉब्लम आपको आगे करने हैं उस तरह के जब प्रॉब्लम्स को बनाएंगे तो ये सारा कुछ वहां पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वहां पे हम बिना ब्रैकेट के भी इसको लिख दे रहे हैं, बट यहाँ पे ये ब्रैकेट देना बहुत मस्ट है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और इसका नाम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट रखने का यही मकसद है, यही मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ऑब्वियसली इसका क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो कुछ आएगा। अब एक वेक्टर, ये मान लीजिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमारा आया कैपिटल में x, कैपिटल में वेक्टर x, ठीक है। इसका x नाम नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। इसका क्रॉस प्रोडक्ट मान लेते हैं, हम रखते हैं कैपिटल D। एक वेक्टर ही आएगा क्रॉस प्रोडक्ट B और C का, जैसा कि हमें पता है कि किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक नया वेक्टर ही होता है। तो इस वेक्टर D का A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट फिर क्या आएगा, एक नया वेक्टर ही आएगा। तो ये एक वेक्टर है, इसीलिए इसका नाम भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल मतलब 3 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ये बना हुआ है, 3 वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को लेके ये बना हुआ है। चलिए, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देख लेते हैं। एक ही प्रॉपर्टी इसका मेन आपको याद रखना है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में A क्रॉस B क्रॉस C इज नॉट इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C। ये नहीं होता है। इसको प्रूफ करना है तो हम A को मान लेंगे A1i प्लस A2j प्लस A3k, उसी तरह B को, उसी तरह C को, सबका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के एक LHS का और RHS का दिखा देंगे, अलग अलग आएगा, ठीक है। तो ये चीज, ये हो गया हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इतना ही करना है, बाकी हमें इससे प्रॉब्लम्स बनाने हैं रिलेटेड। अब जो है हमें करना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और अंतिम कॉन्सेप्ट आज का, जिसका है रेसिप्रोकल सेट्स ऑफ वेक्टर्स। अब इसको करने के लिए सबसे पहले तो आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को यहां से लिख लीजिए। अब देखिए, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नाम है, बट इसको बनाने के लिए आपको डेफिनेटली 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। इफ यू नो हाउ टू calculate the or solve the cross product of any 2 vectors, you can definitely able to find this vector triple product as well, because ultimately it is just a cross product of 3 vectors। चलिए, और इस ब्रैकेट का महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। चलिए, रेसिप्रोकल सेट्स ऑफ वेक्टर्स देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग। अब सबसे पहले रेसिप्रोकल का मतलब हमें पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल होता क्या है। अलजेब्रा में रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, या यूं कहें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेसिप्रोकल और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल इन मैथमेटिक्स।
किसी भी दो क्वांटिटीज का जब प्रोडक्ट 1 होता है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ any two quantities is unity, then those quantities are said to be reciprocals of each other. सपोज करिए कि ए और बी आपके पास दो क्वांटिटी है, दो कोई रियल नंबर है ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, ये वेक्टर्स नहीं है। तो अगर ए इंटू बी प्रोडक्ट है, ये ना डॉट प्रोडक्ट है ना क्रॉस प्रोडक्ट है, जो अलजेब्रा का प्रोडक्ट होता है सिंपली मल्टीप्लिकेशन वो है, दो रियल नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। अगर ये प्रोडक्ट 1 आ रहा है दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 1 बाई बी या फिर बी इज इक्वल टू 1 बाई ए। जिस तरह से ए को बी के साथ रिलेट किया जा रहा है उसी तरह बी को ए के साथ रिलेट किया जा रहा है, तो इसीलिए एक दूसरे का ये रेसिप्रोकल कहलाता है। उसी तरह मान लीजिए कि आपके पास दो सेट्स ऑफ वेक्टर्स हैं, एक सेट आपका है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और दूसरा सेट है वेक्टर ए डैश, वेक्टर बी डैश और वेक्टर सी डैश। तो ये रेसिप्रोकल सेट्स होंगे इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए डैश इज इक्वल टू 1, उसी तरह वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी डैश इज इक्वल टू 1, उसी तरह वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी डैश इज इक्वल टू 1। तो एक तरह से कह सकते हैं कि Therefore, अब ये तीनों 1 के बराबर हैं, दैट मीन्स ए डॉट ए डैश इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी डैश। अब यहां पे ध्यान दीजिए ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है यहां पे, क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर में नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं, यहां डॉट प्रोडक्ट है ये। चलिए, क्योंकि वेक्टर में नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन किसी स्केलर से करते हैं हम जनरली, नहीं तो डायरेक्शन शो कराना होता है तो यूनिट वेक्टर से। तो इसका ये मतलब है कि ए डॉट ए डैश इज इक्वल टू बी डैश। ये मैं बस आपको बता रहा हूं कि जो अलजेब्रा में मीनिंग होता है एक तरह से, यहां भी उसी तरह से मिलता जुलता मीनिंग होता है, बट यहां पे डॉट प्रोडक्ट होता है, वो नॉर्मल अलजेब्रा वाला रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। यही चीज आपको ध्यान रखना है। इज इक्वल टू सी डॉट सी डैश वेक्टर सी डैश इज इक्वल टू 1, क्योंकि सारे के सारे 1 के बराबर है। अगर ऐसा हुआ तो ये वेक्टर्स जो हैं होंगे, ये सेट्स ऑफ वेक्टर्स जो होंगे, ये रेसिप्रोकल सेट्स ऑफ वेक्टर्स होंगे या रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स होंगे। ठीक है, अब ये तो आपने जान लिया। अब इसका एक जो डेफिनेशन है, मेन डेफिनेशन, उसको जानते हैं और उसको इससे रिलेट कर देंगे थोड़ी देर में। चलिए, सो the two sets of vectors a1 नहीं a b c and a dash b dash and c dash are reciprocal sets or system of vectors if and only if vector a dash is equal to vector b cross vector c divided by a dot b cross c। ठीक है, उसी तरह b डैश वेक्टर b डैश इज इक्वल टू वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पे
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी एंड सी डैश, वेक्टर सी डैश इज इक्वल टू ए क्रॉस, इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता दूंगा अभी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। अब इसको कैसे याद रखें, देखिए ए डैश है, ए डैश, ए के बाद बी आता है, इस तरफ जो ऊपर में रखना है हमें, नीचे में तो हमेशा आपको ए बी और सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, इसको ये तो आपका नीचे वाला डिनोमिनेटर तो सब में सेम है तो याद हो गया। ऊपर में ए के बाद बी आता है तो वेक्टर ए डैश, ए डैश है बस, इधर ए डैश है, इधर ए डैश नहीं होगा, इधर ये वाला सेट को रखना है। तो ए के बाद साइक्लिक ऑर्डर या राइट हैंडेड सिस्टम, इस तरह से ए, इसके बाद बी, इसके बाद सी, मतलब इस तरह चलेंगे तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, फिर सी के बाद ए, तो ए डैश, ए डैश मतलब ए। अब इस ए डैश को रखा तो इस ए को अज्यूम करिए और ए के बाद क्या आना चाहिए, बी और सी, तो बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बाद फिर बी डैश, बी डैश का कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पे बी है और बी के बाद क्या आना चाहिए, सी, तो और सी के बाद ए, तो सी और ए का क्रॉस प्रोडक्ट, वही उसी तरह सी डैश, सी डैश, अब यानी कि इसका कॉरेस्पॉन्डेंस सी और सी के बाद जैसे ही क्या आना चाहिए, ए, तो बस ए डॉट बी, ए क्रॉस बी, ए फिर बी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और नीचे तो सब में वही है। सो यही आपका रेसिप्रोकल सेट्स ऑफ वेक्टर्स होता है। तो कोई दो सेट्स ये और ये रेसिप्रोकल सेट्स और रेसिप्रोकल सिस्टम्स ऑफ वेक्टर्स होगा इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशंस एप्लीकेबल होंगे इन वेक्टर्स के लिए। अब इसका ये मतलब है क्लियरली ए डॉट ए डैश इज इक्वल टू 1 होगा। आप चेक कर सकते हैं, ये ए डैश की जगह जब इसको रखेंगे तो ये चेक कर सकते हैं आप, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है। देख लीजिए ए वेक्टर ए डॉट ए डैश कितना है हमारा, वेक्टर ए डैश है बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी, ऊपर में क्या हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी 1, सेम है, ऊपर नीचे कट के 1 आया। यही शुरू में मैं कह रहा था, इज इक्वल टू 1, बी डॉट उसी तरह बी डैश इज इक्वल टू 1 एंड सी डैश इज इक्वल टू 1। तो अगर कोई 3 सेट्स ऑफ वेक्टर्स रेसिप्रोकल वेक्टर्स हैं, यानी कि ये सब एप्लीकेबल हो रहा है, तो ये तीनों कंडीशन भी लागू होगा। ठीक है, तो यही होता है रेसिप्रोकल सेट्स ऑफ वेक्टर्स। तो ये हो गया आपका वेक्टर्स खत्म, यहां पे वेक्टर्स खत्म होता है थ्योरेटिकल पोर्शन। जैसा कि मैंने कहा कुछ थ्योरम्स जानबूझ के मैंने स्किप किया है क्योंकि उसको प्रॉब्लम के समय बनाने में ज़्यादा अच्छा होता है हमेशा। जैसे कि कोप्लानरिटी से कुछ थ्योरम है 2-3, कोलिनियरिटी से 1-2 थ्योरम्स हैं, तो वो सारा कुछ उस समय बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जेईई एडवांस में आया हुआ प्रॉब्लम लेंगे और वहीं पे उस थ्योरम को जानेंगे, फिर आपके दिमाग में वो चला जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ ज़बरदस्ती का आपके दिमाग में नहीं ठूंस रहा हूँ कि नहीं अभी ही कर लो, ये नहीं अभी नहीं करना है भाई, थोड़ा सा वेट कर लो। प्रॉब्लम बनाते टाइम करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ पे हम अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। चलिए, तो वहाँ पे मैं जो भी थ्योरम्स होगा वहाँ पे बता दूंगा। एक्चुअली में जिस दिन प्रॉब्लम का क्लास हम करेंगे ना वेक्टर का, तो मान लीजिए कि आज वेक्टर हमारा ख़त्म हुआ, अब अगले क्लास में मैं सोच रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा इनइक्वालिटी के मेथड्स बता दूँ, खास करके जो मॉड्यूलस यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर से रिलेटेड कुछ इनइक्वालिटीज़ के टैक्टिक्स हैं उनको बताऊँगा। उसके बाद सीधे हम कॉम्प्लेक्स नंबर पहले कर लेंगे और उसी दौरान हम किसी दिन टाइम निकाल के वेक्टर का 1-2 क्लास में प्रॉब्लम भी करेंगे। तो जब पहला क्लास करेंगे प्रॉब्लम का, वेक्टर का जो प्रॉब्लम सेशन फर्स्ट करेंगे वेक्टर से, उसी सेशन में पहले 20-25 मिनट हम उन सारे थ्योरम्स के बारे में पढ़ लेंगे जिन थ्योरम्स की मैं बात कर रहा हूँ, और प्रॉब्लम्स के साथ करेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद मोमेंट का एक्सप्रेशन, ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है
तो उसका मोमेंट अबाउट द ऑब्जेक्ट, उसका एक्सप्रेशन भी हम प्रॉब्लम जहाँ होगा वहाँ पे कर लेंगे। वैसे फिजिक्स में तो ये चीज़ पढ़ा होगा आपने, तो वैसा कुछ है नहीं, तो सारा कुछ हम लोग कर लेंगे, ज़्यादा कुछ अब बचा नहीं है। तो जब प्रॉब्लम्स का क्लास पहला करेंगे उस दिन सारे जो ये थ्योरेटिकल पोर्शंस है, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शंस दैट वी हैव स्किप्ड फॉर नाउ, वी विल डू देन। ठीक है, तो कुछ भी नहीं छूटेगा, 1% भी नहीं छूटेगा। ठीक है, आपका ऐसा नहीं है जेई एडवांस तक का सिलेबस या इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट तक का सिलेबस तो आपसे नहीं छूटने वाला है, उतना तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और प्रॉब्लम्स के लेवल भी वैसे ही होंगे, याद रखिएगा आगे चल के। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थ्योरेटिकल प्रॉब्लम मैं क्यों इतना टाइम ले रहा हूँ एक एक चीज़ को ज़्यादा टाइम तक बताने के लिए, या एक एक छोटे छोटे प्रॉब्लम को ज़्यादा टाइम तक बताने के लिए। उसका कारण यही है कि आपको कॉन्सेप्ट का किसी तरह का अभाव ना हो, कॉन्सेप्ट एकदम सही कर लेना है आपको, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम बनाएंगे तो उस समय हम प्रॉब्लम ही बनाएंगे। ठीक है, और उस समय ये इन थ्योरम्स, जो जितने थ्योरम्स हैं जिनमें अभी हम टाइम दे रहे हैं ना, उस समय बहुत वो कारगर होंगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट सही से डेवलप करना है आपको, तभी जाके आगे प्रॉब्लम्स बन पाएंगे। ठीक है, और लेक्चर्स जब देखिए एटलीस्ट तो उसको पूरा देखिए, आधा अधूरा नहीं देखना है। ठीक, चाहे आप कहीं भी देख रहे हो उसको पूरा देखिए प्लीज़, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा। फिर कितना भी आप हाथ पैर मार लें कुछ नहीं होने वाला, मछली की तरह छटपटाते रह जाएंगे, प्रॉब्लम आपसे नहीं बनेगा, ये सुन लो। तो शुरू शुरू में दिक्कत होती है, सबको होती है, बट प्रैक्टिस करते जाएंगे आप सब, दिक्कत नहीं होगी। आपका इमेजिनेशन पावर भी बढ़ता जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे किस तरह से वेक्टर्स को इमेजिन करना है, या जो भी चैप्टर जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, नॉट ओनली वेक्टर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर हम करेंगे या फिर सीक्वेंस एंड सीरीज आगे जाके करेंगे, कोई भी ऐसा चैप्टर होगा उसमें जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आदत हो जाती है वो, कि किस तरह से कहाँ पे क्या अप्लाई करना है। तो पहली बार में दिक्कत होगी, ठीक है, तो इस चीज़ को हमें याद रखना है, आपको भी याद रखना है। चलिए, दैट्स इट, आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर नहीं समझ में आया है तो पूछिए, मैं डेली हर दिन कहता हूँ क्लास में कि पूछिए, कमेंट में पूछिए। टेलीग्राम चैनल, एक्चुअली में मैं टेलीग्राम पे नया हूँ तो मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता था कि मेरे चैनल पे कोई टाइप नहीं कर सकता है या कुछ वैसा, तो आप कमेंट करिए, मैं कुछ कर रहा हूँ जिससे कि हर कोई मेरे से क्वेश्चन पूछ सके सही से टाइप करके, तो उसके लिए मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे, आपको 5-7 दिन में पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी आप कमेंट करके मेरे से पूछिए, मैं डेफिनेटली एक एक का रिप्लाई अभी करूँगा। सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।